हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो और बहुत ही खूबी से मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो कर रहे हो। सो बिफोर लर्निंग हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग पहले बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स को समझेंगे, द नो हाउ ऑफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो फर्स्ट आ जाओ, देखते हैं व्हाट आर बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? देखो, हम लोगों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हम लोग बुक्स तैयार करेंगे, जहां पे हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, उस बुक्स में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? बेसिकली यही बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते क्या है? दीज आर बेसिकली इकोनॉमिक इवेंट्स, जहां पे वेयर बाय मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस थिंग विद द इंटेंशन टू अर्न मनी। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को समझना है यहां पे, that each transaction has some financial monetary value. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक ट्रांजैक्शन देकर बताता हूं। बॉट गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹5,00,000। हमने राम से 5 लाख रुपए मॉनेटरी वैल्यू का सामान खरीदा। ये क्या है? एक इकोनॉमिक इवेंट है जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट बिजनेस ट्रांजैक्शन इज। नेक्स्ट, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड अकाउंट क्या होता है। अकाउंट्स होते क्या है? वो हेड्स होते हैं जिनके अंडर पे हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अब मैं बात करूं राम की, मैंने राम से सामान खरीदा 5 लाख रुपए का, ठीक है, तो राम का मैं एक अकाउंट मेंटेन कर लूंगा। मैं जब भी उनसे सामान खरीदूंगा मैं उसको यहां पे रिकॉर्ड करूंगा। सेम वे मेरे बिजनेस में मैंने सामान खरीदा तो उसको परचेजेस बोलते हैं। अभी मैं ये सारी चीजें, ये टर्म्स मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि परचेजेस क्या है, सेल्स क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैंने सामान खरीदा, तो जो मैंने सामान खरीदा उसका भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। सेम वेज मैंने शाम को सामान बेचा, तो शाम के नाम का मैं एक अलग से एक हेडिंग बनाऊंगा और शाम के रिस्पेक्ट में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे मैं इसी हेडिंग के नीचे रिकॉर्ड करूंगा, शाम के नाम के नीचे। दिस इज व्हाट अकाउंट इज। तो अकाउंट क्या हो गया? एक हेडिंग हो गई जिसके अंडर उस पर्टिकुलर सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड करूंगा। फॉर एग्जांपल, शाम से जितना भी मैं ट्रांजैक्शन करूंगा वो शाम के खाते के नीचे मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। सेम इज, राम से मैं जितने भी ट्रांजैक्शंस करूंगा मैं राम के अकाउंट के नीचे वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा जो सिमिलर होंगे टू राम। दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंट्स। नेक्स्ट, अब हम लोग समझते हैं कि बिजनेस में एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे कॉमर्स लेने की सोचते हैं, हम लोगों को सबसे पहले यही समझ में आता है कि यार ये एसेट लाइबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं, ये एसेट लाइबिलिटी होता क्या है। और इन जनरल टर्म्स हम लोग कभी कभी लाइफ में इसको यूज भी करते हैं, बट विदाउट नोइंग देम, ठीक है। तो यहां पे हम लोग समझते हैं कि एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है। सो कमिंग ऑन टू एसेट, एसेट क्या होते हैं? एनी प्रॉपर्टी दैट इज ओन्ड बाय अस, ठीक है, एनी प्रॉपर्टी से, वो टेंजिबल हो, मतलब वो दिखती हो, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या वो इंटेंजिबल हो, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी जो मैं ओन करता हूं, दैट इज एन एसेट फॉर मी, जिससे मैं कोई बेनिफिट फ्यूचर में ले सकूं, जो मेरी वेल्थ को डिफाइन करती हो, वो क्या होता है? एक एसेट होता है। आई होप ये चीज क्लियर है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो टेंजिबल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो कैश जो मेरे पास अवेलेबल है वो क्या है? मेरी प्रॉपर्टी है ना। लैंड और बिल्डिंग जो मैं ओन कर रहा हूं, दैट इज अ टेंजिबल एसेट। इसके अलावा आपने अपने बिजनेस में कोई इक्विपमेंट लगवा रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर रख रखा है, प्रिंटर रख रखा है, आपने अपने ऑफिस में एसी लगवा रखा है। सो एसेट्स क्या होते हैं? एनीथिंग दैट डिफाइंस आवर वेल्थ और गिव्स अस सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट इन फ्यूचर, वो क्या होता है? एक एसेट होता है, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा, मैंने टेंजिबल एसेट्स तो आपको एग्जांपल बता दिए, इंटेंजिबल एसेट्स के भी एग्जांपल देख लो। सो इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल क्या होंगे? फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया आपका, आपके बिजनेस की गुडविल हो गई। सर, अब ये गुडविल कैसे हम लोगों को फायदा दे रहा है? भाई सिंपल सी बात है, गुडविल क्या होता है? रेपुटेशन होती है। इतना तो बेसिक आइडिया होगा ही आपको, है ना। सिंपल सी बात है, अगर मेरी दुकान की रेपुटेशन होगी तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मेरे दुकान पे आएंगे, है कि नहीं। सो आई एम गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट। मेरी रेपुटेशन होने की वजह से मेरे बिजनेस में कुछ ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू माय कंपेटिटर्स।
सो दिस इज व्हाट इंटेंजिबल एसेट इज, जो हमको दिखता नहीं है बट इट एक्चुअली एग्जिस्ट, होता है, हमको कोई सॉर्ट ऑफ बेनिफिट इनसे भी मिलता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अब मान के चलो मैंने अपने स्टॉक के मेंटेनेंस के लिए एक सॉफ्टवेयर मेंटेन करवा रखा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा वर्क बहुत कन्वीनियंट हो रहा है, सो आई एम रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इट। सो ये भी क्या है, अब कोई टेंजिबल चीज तो है नहीं कि मैं उसको छू सकता हूं या देख सकता हूं, है ना, इट इज इंटेंजिबल, राइट। सो अगर कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि एसेट क्या होता है, सो एसेट इज नथिंग बट आर प्रॉपर्टी, आर वेल्थ और समथिंग दैट गिव्स अस सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसेट। नेक्स्ट समझ लेते हैं लाइबिलिटीज क्या होता है। सो लाइबिलिटीज क्या होती है बेटा, देखो सिंपल सी बात है, एनी अमाउंट और एनी ऑब्लिगेशन दैट द बिजनेस ओज टू सम अदर पर्सन और टू समवन इज रेफर्ड टू एज लाइबिलिटी। नहीं समझ में आया, फिर से समझ लेते हैं। वो सारा पैसा, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेस को मीट करना है, जो बिजनेस ओ करता है किसी को, उस अमाउंट को, उस वैल्यू को हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरी एक क्लॉथ स्टोर है, अब मेरे को अपने क्लॉथ स्टोर को और एक्सपैंड करने के लिए कुछ और फंड्स की जरूरत है, तो मैंने बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया। तो वो जो मैंने बैंक लोन लिया उसके रिस्पेक्ट में अब मेरी बिजनेस की एक मॉनेटरी ऑब्लिगेशन होगी कि भाई फ्यूचर में उस पैसे को लौटाना भी है ना। सो लाइबिलिटी इज नथिंग बट द अमाउंट दैट बिजनेस ओज टू समवन। ऐसे ही मान के चलो मैंने कुछ सामान किसी से उधार पे खरीदा, ठीक है, मैंने कुछ क्लॉथ अपने एक सप्लायर से उधार पे खरीदा, तो अब जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 का खरीदा, तो इस 50,000 रुपए को मुझे फ्यूचर में आगे चल के अपने सप्लायर को पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज द मॉनेटरी ऑब्लिगेशन दैट आई नीड टू meet in future. So any monetary obligations or any amount that the business owes to outsider is a liability. I hope this thing was clear. Next we'll move to नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज प्रोपराइटर। कि प्रोपराइटर क्या होता है। सो प्रोपराइटर कौन होते हैं, अपने बिजनेस के ओनर, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो बिजनेस को चलाता है, रन करता है, सारे रिसोर्सेस को कोऑर्डिनेट करता है टू रन द बिजनेस इज अ प्रोपराइटर। सो ओनर ऑफ द बिजनेस इज रेफर टू एज प्रोपराइटर। नेक्स्ट कैपिटल क्या होता है, तो एनी वैल्यू दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस और इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज रेफर टू एज कैपिटल। एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया मेरी क्लॉथ की स्टोर मेरे को स्टार्ट करनी है, उस क्लॉथ की स्टोर को स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ बिल्डिंग चाहिए होगी, कोई दुकान चाहिए होगा, एक शॉप चाहिए होगा, दैट मीन्स एक बिल्डिंग चाहिए होगी, राइट। कुछ लैंड चाहिए होगा, कुछ पैसे की जरूरत, कुछ फंड्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। इसके अलावा अब जो शॉप में बनाऊंगा हो सकता है उस शॉप में मुझे कुछ रेक्स मेंटेन करने हो तो फर्नीचर की जरूरत होगी, है ना। और अपने कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन की, मतलब वो आए आराम से बैठे गर्मी में ना रहे, तो मुझे जो है कुछ फिटिंग्स वगैरह भी लगवानी पड़ेंगे, पंखे, लाइट, ये सारी चीजें, है ना, एम्बियंस को बढ़िया करने के लिए एसी लगवाना पड़ेगा। सो वो ये जो फिटिंग्स वगैरह मैं लगवाऊंगा बिजनेस में, ये सारी चीजें कैसे स्टार्ट होंगी बिजनेस में, कैसे स्टार्ट होंगी, फंड्स के साथ। तो ओनर जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है या कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल उसने कोई बिल्डिंग बिजनेस में लगा दी अपनी, ठीक है, कोई उसकी खुद की जमीन थी उसने बिजनेस में लगा दी, या उसकी खुद की जमीन थी उस पर उसने शॉप स्टार्ट कर दिया, बिजनेस को दे दिया, उसने पैसे बिजनेस में लगाए, या उसने फर्नीचर, अपने घर का फर्नीचर, अपने अलमीरा को जो है उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, या अपने घर की कोई पंखा, कोई लाइट वो ले आकर उसने अपने दुकान पे लगा दी। तो एनी वैल्यू दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज रेफर टू एज कैपिटल। कोई भी वैल्यू, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्डिंग की जो कॉस्ट थी प्रिपरेशन की वो रही 20 लाख रुपए, लैंड की कॉस्ट थी मान के चलो जो उसने अपनी खुद की जमीन लगाई वो हो गई 50 लाख रुपीस, ओनर ने मान के चलो कैश लगाया 5 लाख रुपए, फर्नीचर और फिटिंग्स वो दुकान में लेकर आया मान के चलो 2 लाख रुपए का। सो ऑल टुगेदर उसने बिजनेस में कितनी वैल्यू इन्वेस्ट की, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 7 इज 77 लाख। तो ये जो 77 लाख रुपीस उसने बिजनेस में ये जो वैल्यू लगाई, दिस इज नथिंग बट द कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। और अब ये जो सारे एसेट्स
ओनर ने बिजनेस में लगाई, ये किसके एसेट्स हो गए? बिजनेस के एसेट हो गए। नाउ दीज आर नो मोर फर्दर एसेट्स ऑफ द ओनर। अब ये ओनर के नहीं रहे। ओनर को बिजनेस कितना रुपए वो करता है? 77 लाख रुपए। और ये भी क्या होगा? अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जहां पे हम लोग समझेंगे कि ये कैपिटल जो ओनर बिजनेस में लगा रहा है वो एक्चुअली में बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। सो इन शॉर्ट, आई होप आप लोगों को कैपिटल समझ में आ गया कि कैपिटल क्या होता है। ठीक है, एनी अमाउंट और एनी वैल्यू दैट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर, द प्रोपराइटर इनटू द बिजनेस। नेक्स्ट विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स क्या होता है? जैसे ओनर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ सामान बिजनेस में लगा रहा है, वैसे ही सेम वेज वो बिजनेस से सामान निकाल भी सकता है, कुछ कैश निकाल भी सकता है। ठीक है, सो इन दैट केस वो जो पैसा, वो जो वैल्यू जो ओनर निकाल रहा है, कोई भी चीज, चाहे वो कैश निकाल रहा हो, चाहे बिजनेस का कोई सामान, कोई बिजनेस के कोई गुड्स को निकाल रहा हो, या कोई एसेट बिजनेस का लेकर जा रहा हो, ठीक है, अपने पर्पस के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, वो क्या कहलाएगी? ड्रॉइंग्स कहलाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि ओनर ने बिजनेस से 1 लाख रुपए निकाले, 1 लाख रुपए कैश निकाल लिया और 2 लाख रुपए के गुड्स बिजनेस में से निकाल लिए, या 2 लाख रुपए का कोई एसेट निकाल लिया बिजनेस में से, ये टोटल ड्रॉइंग्स उसकी कितनी हो गई? ड्रॉइंग्स अकाउंट में कितने रुपए मेंटेन्ड है? 3 लाख रुपए। हम एंड ऑफ द ईयर में क्या करेंगे? कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को माइनस कर देंगे। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल। और ओनर ने बिजनेस से कोई पैसा या वैल्यू कोई निकाली तो वो क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग्स। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, सो कैपिटल का अलग अकाउंट बनता है, ड्रॉइंग्स का अलग अकाउंट बनता है। अकाउंट अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, खाता हम मेंटेन कर रहे हैं सब लोगों का। हर एक जो हम लोगों के बिजनेस में इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है उसमें जितने भी हेड्स आ रहे हैं, अभी यहाँ पे ओनर के रिस्पेक्ट में कौन कौन से हेड्स आए? कैपिटल और ड्रॉइंग्स। तो हम लोग इसका क्या करेंगे? सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर लेंगे। नेक्स्ट विल ट्राई एंड लर्न एक्सपेंडिचर और रेसिप्ट का कॉन्सेप्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से इसको समझना। सो देखो बच्चों, जो एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली 3 कैटेगरीज का होता है। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक और होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी सिर्फ क्योंकि हम लोग जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सीखने जा रहे हैं, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सीखेंगे। ठीक है, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एनी एक्सपेंडिचर that gives us benefit for a very long period of time, or in other words में कहूं, the benefit from which is to be received by us for a period beyond this particular accounting period। देखो समझो, पहले तो ये समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। अब देखो हमारा बिजनेस जो है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग एक ही साल में बंद कर देंगे, 2 साल में बंद कर देंगे। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि भाई हम लोग बहुत लंबे समय तक बिजनेस को ऑपरेट करने वाले हैं। ठीक है ना, तो एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम लोग अपने बिजनेस को बहुत ही लंबे समय तक चलाने वाले हैं, और हमारा बिजनेस जो है वो बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के तहत ही हम लोगों को ये समझ में आता है जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं वो इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर है या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो खर्चे जो हम लोग करते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद लिया, ये सारे खर्चे ऐसे खर्चे हैं जिनका बेनिफिट हम सिर्फ शॉर्ट पीरियड में नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, या मैं कहूं कि अकाउंटिंग पीरियड में नहीं लेने वाले हैं। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? देखो अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपने बिजनेस की लाइफ को स्मॉल स्मॉल डिफरेंट इंटरवल्स में बांट देते हैं। इससे क्या होता है? हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड में हमको कितना, हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब एसेट और लायबिलिटी की क्या पोजीशन है, ये सारी चीजें हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कई बिजनेस क्या करते हैं, वो लोग कैलेंडर ईयर या फिजिकल ईयर अडॉप्ट करते हैं, कई लोग और भी डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। सो विल नॉट गेट इनटू दिस। हम लोग वापस से अपने इस टॉपिक पे आते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले समझा दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट द एक्सपेंडिचर दैट इज इंकर्ड एंड द बेनिफिट ऑफ विच इज टू बी रिसीव्ड बाय अस फॉर अ पीरियड बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मान के चलो मैंने इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में एक लैंड खरीदी, तो इस पूरे लैंड का फायदा, ये जो 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए का ये जो एक्सपेंडिचर मैंने इनकर किया टू परचेज दैट लैंड, मैं इसका पूरा बेनिफिट इसी पीरियड में ले लूंगा? नहीं, मैं इससे बेनिफिट कई और आने वाले सालों में लेने वाला हूं, और भी कई अकाउंटिंग पीरियड में लेने
वाला हूं। अब मशीनरी अगर मैंने 10 लाख की खरीदी, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इस 10 लाख रुपए की वैल्यू का बेनिफिट इसी साल में ले लेने वाला हूं, नहीं ना। हम लोग इसका बेनिफिट आगे आने वाले और कई समय तक भी लेने वाले हैं। इसीलिए इस तरीके के एक्सपेंडिचर्स को हम लोगों ने क्या किया, कैटेगराइज किया एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं जिनका बेनिफिट हम लोग इसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में एग्जॉस्ट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने 2023-24 में अपने एम्प्लॉय से काम करवाया और मैंने उसको सैलरी पे की, तो मैंने जो उसको सैलरी पे की है वो एक एक्सपेंडिचर है मेरा, है कि नहीं। मैंने एक्सपेंडिचर इनकर किया और उससे होने वाला बेनिफिट मैंने क्या किया, इसी पीरियड में, इसी अकाउंटिंग पीरियड में एग्जॉस्ट कर लिया। या फिर ऐसे और कई तमाम तरीके के खर्चे मैंने, मान के चलो, वेजेस अपने लेबर्स को पे किया। तो ये जो सारे खर्चे मैं पे कर रहा हूं, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने एम्प्लॉइज को और अपने लेबर्स को 10 साल का वेज अभी एक तुरंत के तुरंत दे देता हूं, ऐसा तो है नहीं। हम लोग क्या करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, उनसे बेनिफिट लेते हैं और उनको 1 महीने की सैलरी देते हैं। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस तरीके का खर्चा होता है जिससे बेनिफिट हम लोग जिस अकाउंटिंग पीरियड में उसको इनकर कर रहे हैं उस खर्चे को, उसी अकाउंटिंग पीरियड में उससे होने वाला बेनिफिट भी हम लोग रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, सो टू कीप इट शॉर्ट, revenue expenditures are those expenditure benefit of which is exhausted in the same accounting period in which they are actually incurred. ठीक है, so next point of difference between capital expenditure and revenue expenditure is that capital expenditures are those expenditures that either create any asset, हमारे एसेट कोई क्रिएट कर दे, या फिर लाइबिलिटीज को हमारे रिड्यूस कर दे। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर हैं जो ना ही हमारे एसेट्स को इंक्रीज करते हैं और ना ही हमारे किसी लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, बट इंस्टेड ये क्या होते हैं, इंस्टेड दे आर इंकर्ड टू मीट डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी जैसे मैंने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में ही आप लोगों को समझाया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एसेट परचेज कर ली, लैंड परचेज कर ली, मशीनरी परचेज कर ली, है ना। ये मैंने विद रिस्पेक्ट टू आपको वो तो बता दिया था, एसेट के रिस्पेक्ट में तो बता दिया था, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइबिलिटी के टर्म्स में भी हम लोग समझ सकते हैं। अब मान के चलो मैंने कोई लोन लिया था कभी पास्ट में और अब मैं उस लोन को वापस कर रहा हूं, रीपे कर रहा हूं, तो ये क्या है, ये जो मैं पैसा रीपे कर रहा हूं ये खर्च है। मान के चलो 5 लाख का लोन था, मैंने 5 लाख रुपए बैंक को दे दिया जो मैंने लोन लिया था, तो वो जो मैं रीपे कर रहा हूं वो बिजनेस के लिए क्या है, एक खर्च है। ठीक है, बट क्या उससे कोई एसेट इंक्रीज हो रही है क्या, नहीं, बट इंस्टेड क्या हो रहा है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। सो रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज या एनी काइंड ऑफ लोन, ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेयर एज आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, जो आपके वो एसेट को नहीं इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ना ही वो आपके लाइबिलिटीज को डिक्रीज कर रहे हैं। अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट में एग्जाम्पल इसमें भी देखा था, सैलरी दे रहे हैं हम लोग एम्प्लॉइज को, है ना, वेजेस पे कर रहे हैं, तो क्या वो कोई एसेट इंक्रीज कर दे रहा है क्या, नहीं, और ना ही हमारे लाइबिलिटीज को वो रिड्यूस कर रहा है, कोई ऐसी लाइबिलिटी तो है नहीं। हाँ, अब अगर हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे ना करें तो वो एक लाइबिलिटी हो जाएगी कि भाई आगे चल के पे कर रहा है, बट सैलरी का पेमेंट करना वो तो कोई एक लाइबिलिटी है नहीं, वो तो हम अपने एक खर्च ही है जो हम लोगों ने दिया। सो इस तरीके के खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है बेसिकली, वो ना ही हमारे एसेट्स को इंक्रीज करते हैं ना ही लाइबिलिटीज को डिक्रीज करते हैं। इंस्टेड ये क्या होते हैं, ये बेसिकली इनकर किए जाते हैं बिजनेस के द्वारा टू मेट डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। ये क्या है, जो सैलरी हम पे कर रहे हैं, जो हम बिजली का बिल पे कर रहे हैं, ये क्या है, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन ही है। सो आई होप आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
देयर इज वन अनदर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा वो बता के, हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में उसको भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर रेसिट्स। तो रेसिट्स भी बेसिकली दो ही प्रकार की होती हैं, एक कैपिटल रेसिट्स और रेवेन्यू रेसिट्स। ठीक है, इन दोनों को भी चलो फटाफट समझ लेते हैं। सो अभी हम लोगों ने समझा ना दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोस एक्सपेंडिचर दैट ईदर क्रिएट एनी एसेट और रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटी, राइट। कैपिटल एसेट्स के साथ उल्टा होता है। रेसिट का मतलब क्या, पैसा आना, आमदनी होनी, ठीक है। सो कैपिटल रेसिट्स आर दोस रेसिट्स दैट ईदर इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस और रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। समझ लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेसिट का मतलब क्या, अभी मैंने बताया कि पैसे आने का जरिया। अब अगर मान के चलो, ये वाला एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मान के चलो मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से जो लोन लिया तो बिजनेस में रेसिट हुई, एक तरीके का पैसा आया बिजनेस में, ठीक है। बट इसके वजह से हुआ क्या, आई हैव इंक्रीज माई लाइबिलिटी, नाउ द बिजनेस ओज सम अमाउंट टू द बैंक इन फॉर्म ऑफ लोन, है कि नहीं। मैंने मान के चलो अपने किसी फ्रेंड से उधार लिया, तो मैंने जो उधार लिया उसके वजह से पैसे तो बिजनेस में आ गए, बट नाउ द बिजनेस इज ऑब्लिगेटेड टू पे माई फ्रेंड इन द फ्यूचर, ठीक है। सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ कैपिटल रेसिट। अदर एस्पेक्ट समझते हैं। तो इस वाले का एग्जाम्पल क्या होगा, मान के चलो अब मैंने अपनी कोई एसेट बेच दी, कोई लैंड बेच दिया, कोई मशीनरी सेल आउट कर दी, इसके वजह से क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, जब बेचा तो उसके बदले कुछ पैसा मिलेगा, कुछ रेसिट होगा, कुछ आमदनी होगी, है ना। तो वो जो पैसा हमने रिसीव किया ड्यू टू सेल ऑफ माई एसेट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ योर कैपिटल रेसिट। सो कैपिटल रेसिट्स के एग्जाम्पल क्या हो गए, ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, वो भी क्या है, एक कैपिटल रेसिट, बिजनेस में आई, बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, नाउ द बिजनेस ओज सम अमाउंट टू ओनर। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये जो ओनर और बिजनेस वाला है, ये हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं। इसका अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, हमने बैंक से लोन लिया, है ना। तो बोरोइंग ऑफ लोन्स इज वन एग्जाम्पल, ठीक है, एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स और प्रॉपर्टीज अनदर एग्जाम्पल, बेचते हैं पैसा आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैपिटल रेसिट्स। नेक्स्ट विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड रेवेन्यू रेसिट्स क्या होते हैं। सो रेवेन्यू रेसिट्स आर दोज रेसिट्स दैट नीदर इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस नॉर रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ना ही लाइबिलिटी इंक्रीज करते हैं, ना ही एसेट रिड्यूस करते हैं। तो ये रेसिट्स होते कहां से, दीज आर द रेसिट्स दैट बिजनेस जेनरेट्स फ्रॉम डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल सर, अब मान के चलो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मेरी दुकान है, मैं पंखा लेकर आया दूसरे शहर से, 800 रुपए में लेकर आया, इस शहर में, अपने शहर में मैंने उसको 1500 रुपए में बाय एडिंग 700 प्रॉफिट मैंने उसको बेच दिया। तो इस तरीके की रेसिट जो मेरे बिजनेस को होगी फ्रॉम माय रेगुलर डेली बिजनेस ऑपरेशंस, मेरा जो चीज का बिजनेस है, उस सामान को बेच कर मैं जो पैसे कमाऊंगा, सेल्स करके जो मैं पैसे कमाऊंगा, वो जो रेसिट होगी दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ योर रेवेन्यू रेसिट, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रेसिट्स एंड रेवेन्यू रेसिट्स। आई होप आप लोगों को ये वाली चीज समझ में आई होगी, ठीक है। सो अगर ये चीज क्लियर हो गया है तो मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को अब प्रूव कर पाऊंगा और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझा पाऊंगा, दैट इज गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, they basically are the items or the raw materials that the business purchases in order to add some value to it and then sell it to make some profit out of it। तो देखो, बिजनेसेस जो हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है ट्रेडिंग बिजनेस होता है और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, हम कोई सामान खरीदते हैं, दूसरे शहर से लेकर आते हैं या कहीं से लेकर आते हैं, और फिर उसको हम लोग एट सम हायर प्रॉफिट उसको बेच देते हैं। जैसे मैंने अभी पिछला एग्जांपल आपको बताया था, मैं डिफरेंट सिटी ए से एक पंखा लेकर आया 800 रुपए का, और मैंने उसको 1000 रुपए में बेच दिया, या कुछ प्रॉफिट ऐड करके, कुछ वैल्यू ऐड करके उसको बेच दी। तो
इस तरीके का बिजनेस जो होता है इसको हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं, जहां पे हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं बट हम लोग गुड्स में वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, जहां पे हम लोग गुड्स में वैल्यू ऐड कर रहे हैं बाय प्रोसेसिंग इट। फॉर एग्जांपल, मेरा एक कारपेट बनाने का काम है, तो अब उसके लिए मुझे कई रॉ मटेरियल चाहिए होगा, जैसे लेटेक्स चाहिए होगा, मुझे फैब्रिक्स चाहिए होंगे, है ना। उसके अलावा और भी कई रॉ मटेरियल्स मुझे चाहिए होगा टू बेसिकली मैन्युफैक्चर अ कारपेट। सो एक दूसरा नेचर बिजनेस का क्या हो गया, जहां पे मैं कई रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करता हूं, उसको प्रोसेस करता हूं, फिर उसमें वैल्यू ऐड करके उसको एक नया दूसरा प्रोडक्ट बनाता हूं। ठीक है, सो वो नेचर क्या हो गया मैन्युफैक्चरिंग का। अगर मेरा ट्रेडिंग का काम है, मैं जो सामान खरीद रहा हूं टू सेल इट, टू रीसेल इट एट सम हायर मार्जिन, वो क्या कहलाएगा, परचेजेस इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेसेस। एंड इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो मैं रॉ मटेरियल्स खरीद रहा हूं टू मैन्युफैक्चर समथिंग, वो भी किस में आएगा, परचेजेस में। तो गुड्स बेसिकली क्या होते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, जो हम लोग खरीदते हैं टू ईदर मैन्युफैक्चर समथिंग आउट ऑफ इट एंड देन सेल इट एट हायर प्रॉफिट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एंड इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस, जो हम लोग खरीदते हैं टू रीसेल इट एट सम हायर प्रॉफिट। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, रॉ मटेरियल्स को हम परचेजेस बोलेंगे। इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेसेस, गुड्स जो हम लोग खरीदते हैं उसको हम लोग हमेशा परचेजेस बोलेंगे। नेक्स्ट, अब यही सामान जो मैंने या तो ट्रेड किया, लेकर आया, अक्वायर किया, दिस फैन ऑफ ₹800, या फिर मैंने ये जो कारपेट बनाया, इसको जब मैं सेल करूंगा अलोंग विद द प्रॉफिट, तो गुड्स को उस केस में मैं क्या कहूंगा, सेल्स कहूंगा। सो व्हेन वी परचेज सम गुड्स, उस केस में गुड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, परचेजेस बोलते हैं। जब हम उन्हीं गुड्स को में वैल्यू ऐड करके उनको बेच देते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक का। जब कोई भी रॉ मटेरियल या कोई भी ट्रेडिंग प्रोडक्ट अभी वो जो है वो बिका नहीं है और वो हमारे गोडाउन में रखा हुआ है, सो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जो रखे हुए सामान है हमारे पास, उसको, उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। अब मान के चलो, मैंने इस साल टोटल बनाया सामान 1 लाख रुपए का, या मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, परचेजेस खरीदा 1 लाख रुपए का, उसमें से मैंने बेचा सिर्फ 80,000 रुपए कॉस्ट का ही सामान। ठीक है, तो 20,000 रुपए का स्टॉक माल अभी भी मेरे पास बचा है, रॉ मटेरियल या वो प्रोडक्ट, ट्रेडिंग प्रोडक्ट मेरे पास अभी भी बचा है। सो द प्रोडक्ट, द गुड दैट इज लाइंग विद अस एंड इज नॉट सोल्ड येट इज रेफर्ड टू एज स्टॉक, या फिर हम लोग इसको इन्वेंट्री भी कहेंगे इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। आई होप आपको ये वाली चीज भी समझ में आ गई होगी। लास्ट बचे हैं क्रेडिटर्स और डेटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, वो होते हैं जिनसे हम लोग सामान उधार पे खरीदते हैं, और डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हम लोग सामान उधार पे बेचते हैं। देखो, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा था। हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है। ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक इवेंट जो बिजनेस में हुई है और हम उसको बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो क्या हो गया, बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो। जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो बेसिकली दो स्टेजेस में क्लासिफाई भी हो सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं। एक तो क्लासिफिकेशन हो सकता है बेस्ड ऑन द कैश रिसीव्ड, हुआ कि नहीं हुआ। तो उस बेसिस पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो दो कैटेगरीज के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन। तो अगर मैंने सामान खरीदा और उसके बदले कैश पे कर दिया, या मैंने सामान बेचा और उसके बदले मुझे कैश मिल गया, तो वो तो क्या हो गया, कैश ट्रांजैक्शन। बट यही सामान अगर मैंने उधार पे बेचा है या उधार पे खरीदा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सो जिनसे भी मैं सामान उधार पे खरीदता हूं, जो मेरे सप्लायर्स मुझे सामान उधार पे देते हैं, या पैसा मैंने किसी से उधार पे ले रखा है, वो क्या होंगे, बिजनेस के क्रेडिटर्स। डेटर्स कौन होते हैं, वो पर्संस या वो एंटिटीज जिनको हम लोगों ने सामान उधार पे बेच रखा है और अब वो कुछ अमाउंट ओ करते हैं हमें, फ्यूचर में वो हमको पे करेंगे, तो वो कौन होते हैं, डेटर्स। आई होप आप लोगों को ये क्रेडिटर्स और डेटर्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक लास्ट चीज जो मैंने आपको नहीं बताई, एक क्लासिफिकेशन तो हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजैक्शन का देख लिया, दैट transactions can be categorized into credit transaction and cash transactions. There is one more bifurcation, one more classification. एक होता है internal transaction, एक होता है external transaction. एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं जो बिजनेस दूसरे पार्टी से करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे बिजनेस से ने परचेज किया किसी से सामान,
या कहीं से लोन लिया या कोई एसेट बिजनेस ने परचेज किया, तो यहाँ पे हमेशा क्या है, कोई ना कोई पार्टी इन्वॉल्व है। तो जिससे भी खरीदा, जिसको भी बेचा, तो इन तरीके के ट्रांजैक्शंस को हम लोग, जहां पे मोर देन वन पार्टी इन्वॉल्व है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। इंटरनल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, जहां पे कोई भी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, बिजनेस ट्रांजैक्शन खुद से ही कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मशीनरी रखी थी, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, उस पर डेप्रिसिएशन लगा। डेप्रिसिएशन का मतलब जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू घट जानी। तो अब यहां पे क्या कोई पार्टी इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में? नहीं। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शन जहां पे बिजनेस में कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं है और बिजनेस खुद में ही उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, उस तरीके के ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रांजैक्शंस। आई होप आप लोगों को ये बेसिक सारे इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आ गए होंगे। कई डिफरेंट तरीके के क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शंस, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स और बेसिक टर्म्स जो हैं, इनका मतलब और इनका यूसेज हम लोग जब जर्नल एंट्री करेंगे तो हम लोग समझेंगे, वो सब बार बार रिपीटेडली आएंगे। तो इसीलिए इन कॉन्सेप्ट्स का जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था। अगर कोई चीज आप लोगों को अभी क्लियर नहीं हुई है, तो अभी मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें सिर्फ थ्योरेटिकली बताई हैं। जब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तो इनका प्रैक्टिकल यूसेज समझेंगे और फिर चीजें आपके लिए और बेटर हो जाएंगी। सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझेंगे, कुछ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स जिनको फॉलो करने के वजह से ही हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, इन ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो चुके रहेंगे। सो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। Do watch my next video to uplift yourself into this great accounting journey. Up till then, bye bye, take care.